क्या हो गया है? क्लास, कंडीशंस, मेथड, रेट्स। सिस्टम वाली थियरी एक छोटी सी हो जाएगी। सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन, लुक, दो सिस्टम होते हैं, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम, ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। ये देख क्या बोला, दो सिस्टम होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल एसेट सिस्टम और एक होता है ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। अभी मेरे को क्या है, दोनों का फर्क बताना पड़ेगा। फर्क बताने के लिए ड्राइंग देखो तो समझेगा। ये देखो, ये देखो मैंने बना के रखा है ना, लुक, सिस्टम, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम एंड ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। सी, इंडिविजुअल नाम से क्या लगता है, हर एसेट पे इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा मैं, हर एसेट पे इंडिविजुअल या एसेट वाइज। ये देखो स्क्रीन पर देखना एग्जांपल मेरा, मान लो अगर मेरे पास तीन एसेट्स है, तो तीन एसेट है ना, तो मैं तीनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालूंगा। ये देखो एसेट 1, एसेट 2, एसेट 3, और मान लो ये 1 लाख का है, ये भी 1 लाख का है, ये भी 1 लाख का है, और सब पे मैंने रेट क्या अज्यूम किया है, 10%, 10%, 10%, और देखा मैंने तीनों पे अलग 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 डेप्रिसिएशन निकाला है। तो इंडिविजुअल एसेट सिस्टम क्या चाहता है मालूम है, हर एक एसेट का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालो। ओके, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं बोली है, नॉर्मल है। अब देखो ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम में क्या बोला है, क्यों अलग अलग क्यों निकालने का, अगर कुछ एसेट्स का परसेंटेज ही सेम है, अगर कुछ एसेट्स के डेप्रिसिएशन के परसेंटेज सेम है, तो उसका ब्लॉक बना के, उसका ग्रुप बना के इकट्ठा डेप्रिसिएशन निकालो। उसी मेरे एग्जांपल स्क्रीन पर देखो ना, प्लीज देखो जो दिखा रहा हूं, 10%, 10%, 10%, तीनों एसेट का परसेंटेज अलग था कि सेम था? सेम था ना। तो लॉ क्या चाहता मालूम है, जब 10, 10, 10 सेम ही है, तो तीनों एसेट का झुंड, क्या बोलो, तीनों एसेट्स का झुंड, उसको मानो एज इफ एक सिंगल एसेट है। ये क्या लिखा, 1, इट इज जस्ट 1 एसेट। हाँ, मेरा मन जानता है कि 3 एसेट्स है, लेकिन भूल जा तू, ऐसे मान इट इज 1 ब्लॉक, और उस पर इकट्ठा डेप्रिसिएशन निकालो। अरे इकट्ठा मतलब, ये देखो मैं ऐसा नहीं करूँ, स्क्रीन पर देख, 1 लाख 1 लाख 1 लाख अलग 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 नहीं करने का। ये मैंने क्या किया देखो, 3 लाख कैसे आया, अरे कंबाइन कर दिया तीनों को, कंबाइन करके 10% निकाला, तो एक साथ डेप्रिसिएशन निकाला 30,000। अरे ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम यही बोलता है कि जिन जिन एसेट्स के परसेंटेज सेम है ना, उसको इकट्ठा करके एक साथ डेप्रिसिएशन निकालो। अब पता है बच्चों को डाउट क्या आना चाहिए, देखो डाउट क्या आना चाहिए बता रहा हूँ। ये देखो सर, ये आप पढ़ा रहे हो ठीक है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है सर? ये देखो मैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख पे 3 बार अलग से डेप्रिसिएशन निकालू कि इकट्ठा करो, आखिर में आंसर कितना आ रहा है देखो, देख आंसर क्या आ रहा है इसका, टोटल मार, और टोटल कितना है 30,000, और ऐसे भी 30,000 है। अरे आंसर तो सेम ही आ रहा है, इक्वल्स टू देखो। अरे मतलब बच्चों का डाउट समझा नहीं अभी क्या? ये देखो बच्चा क्या बोलता है, सर हम लोग ये जो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, किधर गया ये स्टेटमेंट में माइनस तो 30,000 ही होगा ना डेप्रिसिएशन, तो फर्क क्या पड़ा, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम से भी 30,000 आया, फिर बोल ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम से भी 30,000 आया, तो फर्क क्या है? ये जबरदस्ती का आप दो सिस्टम पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट भी पागल की तरह रूल बनाती है, फर्क क्या है? उसी माना, सुनो भी अच्छा डायलॉग है, माना कि ये दोनों सिस्टम है ना, आंसर वाइज सेम आंसर देता होगा, लेकिन दोनों सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन ये फर्क तुमको कब समझेगा मालूम है, जब मैं तुमको सेल ऑफ एसेट्स की थियरी पढ़ाऊंगा। कौन सी थियरी? सेल ऑफ एसेट्स। और ये सेल ऑफ एसेट की थियरी अपने नोट्स में देखोगे ना, एकदम लास्ट में आता है। किधर आता है? लास्ट में नहीं, इधर आता है। ये देखो, लुक, ये देखो,
स्क्रीन पर देख, अभी मैं किधर हूं? सिस्टम की थियरी पे हूं। जब मैं सेल ऑफ एसेट की थियरी में पहुंचूंगा ना, तब तुमको मैं कन्विंस कर पाऊंगा। देख, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम एक अलग दुनिया है, ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम अलग दुनिया है। लिटरली अलग दुनिया लगेगी। यहां उस वक्त लगे हाँ यार फर्क तो जमीन आसमान का है, लेकिन उस वक्त किस वक्त? सेल के टाइम पढ़ा पाऊंगा। लेकिन जब तक मैं तुमको सेल ऑफ एसेट की थियरी नहीं पढ़ा रहा हूं ना, तब तक तुम्हारे मन में क्या आएगा? क्या फर्क है? इधर भी तो टोटल डेप्रिशिएशन 30,000 है, इधर भी 30 ही है, सेम ही है ना। हाँ ठीक है, सेम है ना। लेकिन एक दिन आएगा और वो दिन अगला लेक्चर ही है। अगले लेक्चर में प्रूव हो जाएगा कि भाई दोनों में अलग डिफरेंस है। लेकिन एक बात बताऊं, एक और बच्चों वाला फर्क बताऊं जो सामने दिख रहा है, इससे बहुत मेहनत लग रहा है। 3 बार मुझे कैल्सी यूज करना पड़ा, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%। लेकिन ये वाला शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? एक ही बार में डेप्रिशिएशन आ गया ना। बस यही लॉजिक है। कंसिडरिंग द शॉर्टकट, कंसिडरिंग द शॉर्टकट गवर्नमेंट ने ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम बोला है और ये चीज मना की है। बिकॉज ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? अरे बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, एक साथ में आ जाता है। तो बिकॉज ऑफ द शॉर्टकट गवर्नमेंट ने क्या बोला है? इंडिविजुअल एसेट सिस्टम नहीं करने का। पागल जैसा है। तुम लोगों को लग रहा है इतना क्या टाइम लग रहा है? अरे मेरे एग्जाम्पल में मैंने 3 ही एसेट लिया है ना। असली जिंदगी में क्या होता है? जैसे रिलायंस कंपनी को ले लो, रिलायंस के पास है ना, गिन के बता रहा हूं, 1000 एसेट ऐसे होंगे, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, 1000 वेराइटी ऑफ एसेट्स होंगे, लेकिन सबका परसेंटेज सेम। इतनी तो गाड़ियां होगी, इतने तो एयर कंडीशन होंगे, और पता है हर एयर कंडीशन का रेट 15% है, गाड़ी का भी रेट 15% है। वो तो हायरिंग में होता है जो 30 था ना। तो सोच रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास तो 1000 एसेट्स होंगे, और हजारों एसेट पे अगर सोच, ये देख अलग अलग में कैल्सी पे डेप्रिशिएशन निकालूंगा तो पागल हो जाऊंगा ना। इससे लोगों ने बोला भाई ये पागलपंती मत कर, 1000 हो कि 5000 हो, उन सब एसेट्स के पूरे झुंड को एक ब्लॉक मान लो, और ऐसे मान लो वो एक ही वस्तु है, और उस पर इकट्ठा डेप्रिशिएशन निकालो। वो शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट का माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ने बोला है कि ब्लॉक सिस्टम। क्योंकि सी शॉर्टकट की परवाह गवर्नमेंट को भी है। इनकम कंप्यूटेशन खाली असेसी नहीं करता है, असेसी तो रिटर्न फाइल करते टाइम करता है, बाद में गवर्नमेंट को भी तो असेसमेंट करना पड़ता है। एंड गवर्नमेंट को भी टेंशन है कि अगर एक एक एसेट का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे तो पागल हो जाएंगे ना, तो शॉर्टकट मारने का ना, इसलिए ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। इन शॉर्ट सुनो, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम गवर्नमेंट मना क्यों करी, उसका रीजन बताओ। बिकॉज इट इज वेरी लॉन्ग कट एंड टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए ये मना किया है। और पता है ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम बनाने के लिए रूल क्या, मतलब ब्लॉक कैसे बनाते हैं बताओ। ब्लॉक कैसे बनाते हैं? अरे ब्लॉक बनाने के लिए परसेंटेज सेम रहना चाहिए ना। परसेंटेज सेम होना चाहिए कि नहीं? तो मेरे को इसका आंसर दो, बताओ, इधर देख के बताओ। ये देखो स्क्रीन पर देखना, मेरे पास है ना, ये देख क्या बना रहा हूं, 4 बिल्डिंग है, और मेरे पास 3 फर्नीचर है। परसेंटेज बताओ डेप्रिशिएशन का क्या है? बिल्डिंग पे भी 10% होता है, मान लो कमर्शियल है, फर्नीचर पे भी 10% है। मैं ये वाले पेज पे लिख के क्यों सिखा रहा हूं? ताकि तुम लोग डेप्रिशिएशन के रेट भूल गए हो तो देख लो। डू यू एग्री? बिल्डिंग का भी 10%, फर्नीचर का भी 10%। तो ऐसे गिनो तो मेरे पास कितने एसेट्स है? 4 बिल्डिंग देख स्क्रीन पर, और 3 फर्नीचर। तो क्या मैं ये पूरे को एक ब्लॉक कंसिडर कर सकता हूं? नहीं कर सकते। यही तो कितने लोग को मालूम नहीं है। बच्चों माना के सबका परसेंटेज सेम है, लेकिन स्क्रीन पर देख क्लास अलग है। देखा हूं स्क्रीन पर देखना, बिल्डिंग इज अ डिफरेंट क्लास, फर्नीचर इज अ डिफरेंट क्लास। और पता है अपने को
विद इन द सेम क्लास रेट सेम हुआ तो ब्लॉक बना सकते हैं, लेकिन कहाँ बिल्डिंग कहाँ फर्नीचर, ये क्लास ही अलग है। इसलिए स्क्रीन पर देख, नीचे देखना, इन लोग का मिलन नहीं हो सकता, ये इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगा। इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं करते इंडिया कस्टम में, वैसा इंटरकास्ट है, माना कि दोनों की फीलिंग्स मैच हो रही है, ये भी 10, फीलिंग्स में लव मैरिज में फीलिंग्स मैच होती है ना यार, ये भी 10 ये भी 10, लेकिन क्या फैमिली वाले क्या बोलते हैं, तुम लोग का फीलिंग मैच हो रहा है लेकिन अपना कास्ट अलग है, वो मुस्लिम है ये हिंदू है, ये मारवाड़ी है गुजराती है, तो कैसे इंटरकास्ट का लफड़ा आता है। तो गवर्नमेंट भी इंटरकास्ट लेके बैठी है, ये माना कि बिल्डिंग भी 10% है, फर्नीचर भी 10%, लेकिन क्लास अलग है ना, तो ये मिलन नहीं हो सकता। हाँ, बिल्डिंग के अंदर तू बोल छोटी बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग, गोडाउन दुकान फैक्ट्री ऑफिस शॉप वेयर हाउस सब एक ही फैमिली है, तो एक ब्लॉक बना लो, 100 वेयर हाउस है, 100 गोडाउन है, 100 फैक्ट्री है, सब बिल्डिंग ही है ना, एक ही ब्लॉक है। लेकिन फर्नीचर के साथ उसका मिलन नहीं कर सकते क्योंकि क्लास अलग है। अब समझा तुम लोग को मुझे क्लास का नॉलेज क्यों बताना पड़ा था। तुम लोग शायद मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनते ही नहीं हो, मैंने तुमको है ना शुरुआत में ही ना ये चीज बता दी थी, और ये सब किताबों में नहीं दिया होता है। आज अगर मैं तुमको क्लास का नॉलेज नहीं दूं ना तो तुम लोग को ब्लॉक का फंडा ही नहीं समझता। दूसरा एक और चीज मालूम क्या नहीं समझता, जिंदगी भर तुमको प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन नहीं समझता, और मैंने तुमको क्लास में पहले ही बता दिया बिल्डिंग फर्नीचर इनटैंजिबल सब प्लांट एंड मशीनरी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की थियरी में बच्चों को क्लास का नॉलेज देना पड़ता है। अब देखो इन शॉर्ट बता ब्लॉक कैसे बनाते, सेम क्लास के अंदर सेम रेट होगा तो सी अब तुम लोग बता पाओगे, अभी आंसर राइट आएगा। ये देखो ये ट्राई मारो, स्क्रीन पर देखना, मेरे रेट सामने ही रखी है। ये देखो मेरे पास 3 कंप्यूटर, चलो 3 कंप्यूटर्स है, एक सब बिगड़ गया, मेरे पास 3 कंप्यूटर्स है, ओके, 2 एरोप्लेन है एयरक्राफ्ट है ना, और 2 पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स है। देखा कितनी अलग ही किस्म, कहाँ कंप्यूटर्स कहाँ एरोप्लेन कहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, लेकिन सब लोग का परसेंटेज भी सेम है, क्लास भी सेम है। तो भले अपनी नजरों में कहाँ एरोप्लेन कहाँ कंप्यूटर होने देना, गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, हमको एरोप्लेन का अचार डालने का है, अपने को तो कैलकुलेशन करने का है, और कैलकुलेशन करने में एरोप्लेन हो के कंप्यूटर हो सबका 40% है ना, तो सबका झुंड एक ही बना डालो, इसलिए उसको ब्लॉक में डाल देते। तो इन शॉर्ट सुनो, मैं एक्चुअली था किधर मालूम, ये देखो ये बता रहा था कि इनकम टैक्स में ब्लॉक की चलती है, इसकी नहीं चलती है, बट ब्लॉक कैसे बनाते वो सिखाया। कैसे बनाते, सेम रेट सेम क्लास, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ओके टेल मी, मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम को गवर्नमेंट भाव क्यों नहीं देती, बताओ क्यों नहीं देती, बहुत लॉन्ग कट है, हर एक एसेट का अलग अलग डेप्रिसिएशन निकालो। चलो मेरे स्क्रीन पर तो 3 ही एसेट है, रियल लाइफ में कंपनियों के हजार एसेट होते और सबके रेट भी सेम होते, तो पागल की तरह सबका अकाउंटिंग सेपरेट रखोगे, सबका हिसाब किताब सेपरेट रखोगे, टाइम वेस्ट होता है ना यार। अरे सी खाली कैलकुलेशन ही, सबका बाद में इंडिविजुअल में क्या सबका रिकॉर्ड्स भी सेपरेट रखना पड़ता है, इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग। हाँ बोल जल्दी, हाँ बोल, इससे गवर्नमेंट इसके खिलाफ है, हाँ बोल। लेकिन पावर यूनिट्स वाले अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते तो दे आर गवर्न बाय इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। कब, अगर पावर यूनिट्स स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेगी तो फिर इन लोग को, स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उन लोग को ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम नहीं चलेगा। क्यों बताओ, चलो क्योंकि सी स्ट्रेट लाइन मेथड में ना हर एसेट का डेप्रिसिएशन का रेट अलग है, जैसे ये है तो इसका अलग रेट है, ये है इसका अलग अलग रेट है, ये है इसका अलग रेट है, ये है, हर एसेट के अलग रेट है।
और तुम लोग को पता है ये जो मैंने तुमको रेट्स बताई थी ना भाई, ये WDV मेथड्स का रेट है। ये रेट्स किसका था? WDV मेथड का था। तुम लोग को मैंने जो परसेंटेज बताए थे वो WDV के परसेंटेज थे, लेकिन तुम लोग को पता है स्ट्रेट लाइन मेथड का भी परसेंटेज होता होगा। वो किसके काम का है? स्टूडेंट के काम का नहीं, लेकिन पावर यूनिट अगर SLM चूज करे तो उन लोग के लिए भी परसेंटेज हो गए ना। और बॉस SLM मेथड के परसेंटेज का भी पढ़ोगे ना, पागल हो जाओगे। पढ़ना भी नहीं है तुम लोग को, स्टडी मटेरियल में भी नहीं दिया है, लेकिन कानून में तो दिया है। और पता है हर एसेट का अलग रेट है, और पता है हर एसेट का परसेंटेज भी कैसा है, 7 पॉइंट सम परसेंट, 4 पॉइंट सम पॉइंट्स में, डेसिमल में। और डेसिमल तो छोड़, सबका अलग रेट है। अरे तो क्या होता है, समझा ही नहीं? अरे तो अपने को ये देखो ऐसे सेम रेट वाले मिलते ही नहीं है। अरे सेम रेट वाले होते ही नहीं है। अरे सेम रेट वाले नहीं है तो बता ब्लॉक नहीं बन पाता ना यार। सिर्फ ब्लॉक में मजा कब आता बताओ, मजा कब आता बताओ? जब ये देखो इसका भी रेट सेम, इसका भी रेट सेम, हर एसेट का सब रेट सेम है। जैसे मैंने बताया कंप्यूटर भी 40, एरोप्लेन भी 40, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40, सबका सेम रेट है। वाओ, तो शॉर्टकट हो जाएगा। लेकिन पावर यूनिट के जो एसेट्स होते हैं ना, उसमें जब SLM लगता है ना, तो SLM की रेट की दुनिया ही अलग है। हर एसेट का रेट ही अलग है। और एक्चुअली पता है SLM में क्या होता है, एसेट की लाइफ के हिसाब से रेट होता है। SLM के एसेट को जीरो कर देता है ना, तो कोई 5 साल में जीरो होगा, कि कोई 10 साल में जीरो होगा, कि 15 साल में जीरो होगा, सबकी लाइफ पे निर्भर करता है। लेकिन WDV में लाइफ गई भाड़ में, एरोप्लेन भी 40, हाँ, कंप्यूटर भी 40, दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि हम लोग लाइफ को भाव भी नहीं देते। लेकिन SLM सबकी लाइफ का अनुसार रेट डिसाइड करता है, तो सबका रेट ही विचित्र होता है। अरे तो तकलीफ क्या है, हर एसेट अपनी अलग अलग रेट लेके बैठा है, तो ब्लॉक कैसे बना हुआ है? ब्लॉक तो कब बनता है, जब कॉमन रेट वाले होते हैं। और पता है ये देखो अपने WDV के जो परसेंटेज है ना, उसमें कॉमन परसेंटेज वाले बहुत है। मेरे को बताओ, हमने रेट्स पढ़े ही कितने? ये देखो प्लांट एंड मशीनरी में टोटल कितने रेट है बताओ? 15, 30, 20, 40। 15 तो रिपीट हुआ नीचे, 4 रेट है। बट टेल मी, ईमानदारी से बोलना, क्या दुनिया में प्लांट एंड मशीनरी में 4 ही आइटम होती है? अरे इधर हजारों चीज है। प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या? बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल को छोड़ के सब प्लांट एंड मशीनरी है। तो सोच, हजारों लाखों आइटम के बीच में रेट कितनी है? 4, 15, 30, 20, 40। तो सोच कितने ब्लॉक्स बन सकते हैं। मतलब सेम रेट वाले तो बहुत लोग होते हैं। इसलिए लॉ, अरे लॉ का दिमाग समझ तो तुम लोग का फंडा समझेगा। तो लॉ ने क्या सोचा है, WDV में तो हमने गिनी चुनी रेट्स दिए, और उसमें तो बहुत सारे एसेट्स के झुंड इकट्ठे बन सकते हैं। तो ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड विल बी सक्सेसफुल इन WDV मेथड। बट पावर यूनिट्स हु यूजेस SLM, तो उन लोग के अंदर ब्लॉक सिस्टम विल बी फ्लॉप। इससे लॉ ने क्या बोला, जाने का ही नहीं ब्लॉक पे, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम करने का। सी ये मैंने क्यों बताया ना, क्योंकि सी थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा किया था, बच्चों तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई पावर यूनिट हो, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो, तो ये देखो स्क्रीन पर देखो क्या हो रहा है, ये देखा था मैंने। अब देखो स्क्रीन पर डिजाइनिंग चेंज हो जाएगी, पावर यूनिट होगा, SLM होगा, तो ये फॉलो करने का ये चौकड़ी। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, क्या इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, ये देखो नॉट इक्वल टू साइन। लेकिन मैंने तुमको आज नहीं पढ़ा है, कब पढ़ाऊंगा? सेल ऑफ एसेट्स की थियरी में। लेकिन एक बार डिस्टिंक्शन बिटवीन करो ना, डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लॉक सिस्टम एंड इंडिविजुअल। ब्लॉक सिस्टम सभी लोग को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इंडिविजुअल एसेट सिस्टम पावर यूनिट चूजिंग SLM। ओके, इधर सब लोग, इधर एक लोग। फिर इधर जो जो एसेट्स का रेट सेम है उसको इकट्ठा करके इकट्ठे में डेप्रिसिएशन निकालते हैं ब्लॉक वाइज।
इधर ब्लॉक वाइज के एसेट वाइज निकाल, हर एक एसेट का अलग अलग निकालेंगे। फिर ब्लॉक में जब सेल होता है ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम में जब सेल होता है ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। लेकिन वो डिफरेंट क्या है मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन जिस दिन तुमको वो पढ़ाऊंगा ना तब तुमको सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्टिंक्शन बोल पाओगे कि ब्लॉक में जब एसेट की सेल होती है तो ऐसा होता है, इंडिविजुअल में जब एसेट की सेल होती है तो ऐसा होता है। लेकिन अभी मैं ऐसा बोल रहा हूं ना क्योंकि तुमको मैंने सिखाया नहीं है, लेकिन एक दिन डिस्टिंक्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन डिस्टिंक्शन के 3 पॉइंट थे, बता क्या? ब्लॉक में झुंड बना के इकट्ठा, इधर एसेट वाइज ये सबके लिए, ये एक जन पावर यूनिट एसएलएम, और ब्लॉक वाले सेल करते तो ट्रीटमेंट डिफरेंट है जो बाद में सिखाऊंगा। इंडिविजुअल एसेट सिस्टम में सेल होता है ट्रीटमेंट डिफरेंट है जो बाद में बताऊंगा। खत्म। अभी भी है ना अपनी आत्मा शांत क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने इन दोनों का असली डिस्टिंक्शन बताया नहीं, क्योंकि वो मैं एक सेंटेंस में नहीं बोल पाता ना। इट विल बी एक्सप्लेन इन सेल ऑफ एसेट का थियरी, टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट लेक्चर। अपने इधर तक हो चुका है, 1 2 3 4 5 यहां तक हो चुका है। इसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। ओके, तो किसी ये सेक्शन 32 अपना चल रहा था ना, सेक्शन 32 में मैंने क्या बोला, अपने को थियरी 10 पार्ट में पढ़नी है। उसमें अपना क्लास ऑफ एसेट्स हो चुका है, कंडीशंस हो चुका है, मेथड हो चुका है, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन हो चुका है, सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन भी हो चुका है। नेक्स्ट अभी क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अरे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना चाहिए। तो सी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, बट वो फॉर्मेट अपने को मैकेनिकली उसके पीछे भी लॉजिक समझना है। डेप्रिसिएशन का कुछ ऐसा फॉर्मेट होता है, ये देखो डेप्रिसिएशन के लिए कुछ इस तरह का फॉर्मेट होता है। पर सी मैं क्या चाहता हूँ, ये फॉर्मेट के पीछे लॉजिक क्या है अपने को समझना है, मतलब ये फॉर्मेट के पीछे क्या सोच है वो अपने को समझना है। ओके, तो इन शॉर्ट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट क्या है, और वो फॉर्मेट से अपने को ये देखो स्क्रीन पर, इधर डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है। ये देखो क्वेश्चन मार्क क्या किया मैंने अमाउंट के ऊपर, थियरी का नाम ही क्या है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट ही तो मैंने ना, यहाँ वहाँ की बात करके क्या मतलब है? अल्टीमेटली कंप्यूटेशन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या आना चाहिए वो मेन है ना। नो डाउट अपने को रेट्स का जानकारी होना चाहिए, मेथड का जानकारी होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली इधर डिडक्शन के टाइम क्या अमाउंट आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सी उसके लिए मैंने देखो एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये देखो ये मेरा एग्जाम्पल है। ओके, नाउ अज्यूम करो अपने पास एक ब्लॉक ऑफ मशीनरी है, ये जो मैंने बताया स्क्रीन पर ये ब्लॉक है, और ये ब्लॉक के अंदर ये 3 जो ब्लू वाली 3 मशीन है ना, ये पुरानी मशीन से, ऐसे अज्यूम करो ये 3 पुरानी मशीन से, और ये जो 2 रेड वाली मशीन है ना, दीज आर न्यू मशीन्स। मीन्स अपने पास 3 मशीन पहले से थी, 2 और मशीन ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने परचेज किया था। ओके, अब इसमें अपने को डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है? तो टेल मी, पहले तो बताओ कोई अगर पूछे तुमको ये कितने एसेट्स है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए 5 एसेट्स है। एक बार ब्लॉक बन जाता है ना तो एंटायर ब्लॉक इज ट्रीटेड एज वन सिंगल एसेट। तो अगर कोई ऐसा बोले ना नहीं यहाँ पर तो 5 मशीन है, 5 नहीं बोलने का। ब्लॉक बन गया ना तो उसके अंदर 1000 आइटम्स भी हो ना, एंटायर ब्लॉक इज रिगार्डेड एज वन सिंगल एसेट। तो अगेन बताओ इसको क्या बोलना चाहिए? कितने एसेट्स है? एक ही एसेट, एक ब्लॉक है बस। हाँ, उसके अंदर 3 पुरानी मशीन है, 2 नई मशीन है, लेकिन उसको ट्रीट करना चाहिए एज वन सिंगल ब्लॉक। ओके, तो टेल मी, सिंस हम लोग ब्लॉक को एसेट्स जो पूरे ब्लॉक को एक चीज मानते हैं तो उसका कैलकुलेशन भी एक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है 5 एसेट्स है तो उसके लिए मैं 5 अलग अलग कैलकुलेशन करूंगा। ये हम लोग इंडिविजुअल एसेट सिस्टम से नहीं चल रहे। ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम का मतलब ही क्या है? 5 क्या 5000 एसेट भी हो ना तो अपने को हर एसेट का अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना है, कंबाइंड कैलकुलेशन करना पड़ेगा एज वन सिंगल ब्लॉक। तो सी इधर मैंने कैलकुलेशन भी 5 किए कि एक ही कैलकुलेशन की? एक ही, क्योंकि हम लोग पूरे ब्लॉक को वन एसेट ट्रीट कर रहे हैं और वन एसेट के लिए ओनली वन कैलकुलेशन। तो सी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पर देखते हैं वहां,
ये जो 3 पुरानी मशीन है ना, उसका मैं ओपनिंग WDV लिखूंगा। अरे ओपनिंग WDV, क्योंकि अपने WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं ना, और WDV लिखने के पीछे लॉजिक क्या है, WDV मतलब क्या होता है, देखो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV, है ना। तो सी, कॉस्ट में से जितना डेप्रिसिएशन हम लोग ने पास्ट में डिडक्ट कर लिया, इधर स्क्रीन पर देखो, यहां पर जितना डेप्रिसिएशन हम लोग ने पहले डिडक्ट कर लिया है, तो उसको तो भूल जाना चाहिए। अरे जैसे मान लो 100 रुपए का एसेट था, उसमें से 20-25 रुपए का डेप्रिसिएशन पास्ट में ऑलरेडी क्लेम कर चुका हूं, तो अभी तो उसका रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा ना। अरे आई एम जस्टिफाइंग कि इधर WDV क्यों लिखा है। और वैसे भी अपने स्ट्रेट लाइन मेथड थोड़ी ना फॉलो कर रहे, वी आर फॉलोइंग WDV मेथड, तो WDV के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो ये 3 पुरानी मशीन है ना, उसका ओपनिंग WDV लिखेंगे, एंड से फॉर एग्जाम्पल इट इज 7 lakhs। और ये 3 क्या लिखा है मैंने, 3 इज द नंबर ऑफ मशीन्स इन द ब्लॉक। ऑल्दो अपने को पूरे ब्लॉक को एक ही गिन के चलना है, लेकिन पता है ये नंबर कॉलम बनाना बहुत जरूरी है। इसकी इंपॉर्टेंस तुमको अभी नहीं समझेगी, थोड़ी देर के बाद समझेगी कि नंबर कॉलम क्यों बना है। बट अगर किसी ने नंबर कॉलम नहीं बनाया ना, भयंकर सिली मिस्टेक्स होने वाली है। ये तुमको थोड़ी टाइम के बाद बताऊंगा, लेकिन नंबर कॉलम बनाना पड़ता है। तो सी, मैंने भी नंबर कॉलम बनाया है, और उसमें मैंने 3 क्यों लिखा, कि अपने पास ओपनिंग में 3 पुरानी मशीन्स है ना, तो उसका WDV भले 7 लाख होगा, लेकिन नंबर ऑफ मशीन्स 3। फिर ड्यूरिंग द ईयर मैंने 2, ये देखो रेड वाली 2 मशीन्स परचेस की है, उसको परचेजेस की तरह ऐड कर दूंगा। ऐड क्यों किया है, क्योंकि वो नई मशीन्स को अपने को अलग नहीं रखना है। ब्लॉक के अंदर क्या होता है, हम साथ है, तो एक साथ रहेंगे ना। तो 3 मशीन्स की जो ओपनिंग WDV है, उसमें न्यू मशीन का परचेस प्राइस भी ऐड कर दो, और इसका तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही लिखना पड़ेगा ना, ये तो अभी अभी परचेस किया है। और ये मैंने 2 क्या लिखा है, नंबर ऑफ न्यू मशीन्स परचेस्ड। तो अपने पास अभी टोटल कितनी मशीन हो गई, 5। फिर भी अपने मन में क्या, एक ही ब्लॉक है, एक ही एसेट है, लेकिन नंबर कॉलम हमने खाली साइड में बना के रखा है कि 5 आइटम्स हो गया। फिर लेट्स अज्यूम, ये देखो स्क्रीन पर देखना, ड्यूरिंग द ईयर, मान लो ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने है ना एक मशीन को बेच दिया, दिख रहा है क्या लिखा है, सोल्ड। ड्यूरिंग द ईयर 1 मशीनरी इज सोल्ड, ये दिख रही है, ये वाली मशीन हमने बेच दी है। तो जो मशीन बेची, तो उससे ब्लॉक अपना बड़ा हो गया कि छोटा हो गया, छोटा हो गया ना, ब्लॉक में से एक जन कम हो गया, तो उसको ब्लॉक में से लेस करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग सेलिंग प्राइस क्यों लेस कर रहे, नोटिस किया मैंने क्या लिखा, लेस सेल प्राइस। मतलब जो मशीन बेची ना, उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, उसका WDV क्या था, वो मत देखो, वी हैव टू सिंपली सी द सेल प्राइस। तो अगर वो 100 रुपए में बेचा तो 100 रुपए ही आएगा, एग्जैक्ट सेल प्राइस लिखना है। बाद में उसका कॉस्ट क्या था, उसका WDV क्या, वो मत देखो, वी हैव टू राइट दी सेल प्राइस। अभी इधर सेल प्राइस क्यों लिखा जा रहा है, उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा, एक बार मेरे को कैलकुलेशन खत्म करने दो। तो क्या था, जो मशीन हमने बेची है, स्क्रीन पर दिखते हो ये वाली मशीन, उसका हम लोग सेलिंग प्राइस लेस कर देंगे, और वो सेलिंग प्राइस कितना है, 1 लाख, अज्यूम करो 1 लाख, क्वेश्चन में दिया होगा। एंड फिर नंबर ऑफ मशीन सोल्ड इज 1। तो अब अपने पास कितना बचा है, 4 मशीन बचा है, लेकिन गिनने का उसको एक ब्लॉक ही है, और उसका वैल्यू क्या बचा है, 12 lakhs। एंड फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15%। 15% क्यों लिया है, क्योंकि कब से मैं बोलने में मशीनरी बोल रहा हूं, और मशीनरी का रेट क्या है, अरे मशीनरी का रेट क्या है, मशीनरी सुनते ही 15% आना चाहिए। मैंने डेप्रिसिएशन के रेट से बताया था ना, प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं बोला तो 15%, वो जनरल वाला रेट। तो ये जनरल रेट 15% मैंने पकड़ा, ये देखो दिखा देता हूं, भूल गए हुए ना, तो ये देखो ये वाला 15%, ओके। एनीवेज वो रेट तो डिपेंडिंग अपॉन एसेट अपने को लेना पड़ेगा। एंड फिर कितना आया आंसर, डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालो कितना आया, 12 लाख का 15%, हाउ मच, 12 लाख का 15%, दैट कम्स टू 1,80,000। ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर इसका करना क्या है, ये अमाउंट इधर माइनस हो जाएगा, देखो 1,80,000, ये स्टेटमेंट में माइनस हो जाएगा। अंडर सेक्शन, देखो सेक्शन 32 में क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन।
तो उसे ये कैलकुलेशन अभी तो मैंने बताया ना, खाली इंफॉर्मेटिव था, इसमें कुछ नई बात नहीं थी, तो सीधी बात है ना, जो पुराने एसेट्स उसका WDV ले लेंगे और न्यू एसेट जो परचेज किया उसका कॉस्ट प्राइस जोड़ देंगे, और एक आध कोई एसेट बेचा है तो उसका सेलिंग प्राइस लेस करना है, उस सेलिंग प्राइस के ऊपर जस्टिफिकेशन देना बाकी है, एंड फिर जो भी रिजल्टिंग फिगर है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। और ये परचेज सेल को इसमें क्यों एडजस्ट करते हैं, क्योंकि सी परचेज कोई अलग ही एसेट का होगा, सेल कोई अलग ही एसेट का होगा, लेकिन ब्लॉक में अलग अलग होता है कि एक साथ होता है, एक साथ होता है, हम साथ साथ है। तो परचेज हुआ, सेल हुआ, एक ही फैमिली है ना, एक ही ब्लॉक है ना, तो उस ब्लॉक के अंदर ही एडलेस करके दिखाना पड़ता है। ओके, अब सुनो, ये पूरी वर्किंग में पता है अपने माइंड में थिंकिंग क्या होनी चाहिए, थोड़ी देर तक ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। लुक सी, बेसिकली हम लोग ने ये 1,80,000 को क्या दिखाया इधर, डिडक्शन की तरह दिखाया ना। और पता है डिडक्शन किसके लिए होता है, ये देखो स्क्रीन पर, डिडक्शन इज फॉर एक्सपेंसेस। और पता है हम लोग इस वर्किंग के अंदर अपना एक्सपेंडिचर ही मेजर कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर कुछ बोल के तुम लोग को फीलिंग दूंगा कि हाँ यार, इस पूरी वर्किंग में हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर मेजरिंग अपना ब्लॉक पे कितना खर्च हुआ है, क्योंकि जितना खर्च होता है ना उतने का ही डिडक्शन मिलता है। सी, इस चैप्टर में हम लोग डिडक्शन डिडक्शन बार बार जो बोलते हैं ना, डिडक्शन का रिलेशन ही किसके साथ है, स्क्रीन पर देखो क्या किया मैंने, एक्सपेंस के साथ। तो इस वर्किंग में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक्सपेंडिचर मेजर कर रहे हैं। ऐसा क्यों बोला, अब तुमको प्रूव करके बता दो। ये देखो, लुक, ये 7 लाख ओपनिंग WDV है ना, लेकिन सी अपनी एक जमाने में कुछ ओरिजिनल कॉस्ट हुई होगी, मान लो 10 लाख थी, लेकिन उसमें से 3 लाख का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पास्ट में डिडक्ट कर चुके हैं। पहले भूलो मत, अपना ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब खर्चा था, लेकिन 10 लाख के खर्चे में से 3 लाख का डिडक्शन पास्ट में ले चुके हैं, तो अभी कितना खर्चा किया हुआ डिडक्ट करना बाकी है, 7 लैक्स। उसी 7 लाख में ऐसा फील करो ये पुरानी मशीन का एक्सपेंडिचर है जो अभी तक माइनस नहीं किया है। एक्सपेंडिचर मतलब उसका कॉस्ट प्राइस, एक्चुअली तो पुरानी मशीन 10 लाख की थी, लेकिन 3 लाख का पास्ट में डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले चुका है, तो वापस तो नहीं ले सकते, तो 10 में से 3 गया तो 7 लाख उसका ओपनिंग WDV है। बट ये ओपनिंग WDV में पता है क्या फील करना चाहिए, दिस इज द रिमेनिंग एक्सपेंडिचर येट टू बी डिडक्टेड, जो अभी डिडक्ट करना बाकी है। फिर 7 लाख की पुरानी मशीन का एक्सपेंडिचर डिडक्ट करना बाकी है, 6 लाख का नया एक्सपेंडिचर हो गया। तुम लोग मेरे बोलने में ना एक्सपेंडिचर वर्ड को फील करना, मैं वो फीलिंग ही देना चाह रहा हूं तुम लोग को। तो 7 लाख क्या था बताओ, पुरानी मशीन का बचा हुआ एक्सपेंडिचर, मतलब बची हुई कॉस्ट जो माइनस करनी बाकी है। एंड फिर 6 लाख क्या है, नई मशीन का कॉस्ट, तो मतलब 7 लाख का कॉस्ट ऑलरेडी माइनस करना बाकी था, और 6 लाख इंकर कर दिया तो कितना हो गया, 13 लैक्स। मतलब 13 लाख में ऐसा फील करो ये मेरी कॉस्ट है और कॉस्ट अपना एक्सपेंडिचर है। लेकिन अब सोचना चाहिए 13 लाख की कॉस्ट में से 1 लाख वापस आ गया। ये देखो इसके लिए बोल रहा हूं, 13 लाख की कॉस्ट में से 1 लाख वापस आ गया। वापस क्यों आया, अरे एक मशीन को बेचा ना, अब एक मशीन को बेचा, 2 मशीन को बेचा, कितने को भी बेचा, अगर मशीन बेचते तो उसमें पैसे आ रहे, और पैसे जो आते उतने से अपना कॉस्ट रिकवर हो गया। डोंट फॉरगेट आई एम मेजरिंग माय कॉस्ट। तो सी 13 लैक्स वाज माय टोटल कॉस्ट स्पेंट ऑन द ब्लॉक, लेकिन 1 लाख को क्या बोलना चाहिए, उतने से मेरी कॉस्ट रिकवर हो गई। अरे और रिकवर वही होता है जो सेलिंग प्राइस होता है ना, अरे सेलिंग प्राइस जस्टिफाई हो गया। ये सेलिंग प्राइस क्यों लिया है, क्योंकि अपने को ये पूरी वर्किंग में करना ही क्या है, अपने को मेजर करना है अपना कितना एक्सपेंडिचर है, मतलब कितने पैसे जा रहे, कितने आ रहे, अपना नेट खर्च कितना हुआ है वो मेजर करना है। क्योंकि ये देखो स्क्रीन पर खर्चों का होता है डिडक्शन, तो अपने को खर्चा मेजर करना है इसमें, और जब अपने को खर्चा मेजर करना है तो अपने एसेट जो गया उसका सेलिंग प्राइस में इंटरेस्ट रखेंगे, कि सेलिंग प्राइस से अपनी एक्सपेंडिचर रिकवर हो गई है। तो सी वापस बताओ, ये 7 लाख में क्या बोलना चाहिए,
ये पुरानी मशीन की बची हुई कॉस्ट है। फिर 6 लाख क्या था, नई मशीन की नई नवेली कॉस्ट। तो अपना टोटल कॉस्ट कितना है, 13 लाख। लेकिन 13 लाख की कॉस्ट में से 1 लाख वापिस आ गया, तो अब 12 लाख इज द रिमेनिंग कॉस्ट। फील द वर्ड कॉस्ट। कॉस्ट मतलब मेरा एक्सपेंस हो गया, बस एक्सपेंडिचर का ही डिडक्शन है इधर। लेकिन ये 12 लाख की कॉस्ट माना कि मेरा ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसको एक झटके में माइनस नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये एसेट्स लोग है, 20-20 साल की उम्र लेके आते हैं, और अपना जो स्टेटमेंट है ये तो खाली 1 ईयर का है। इसलिए हम लोग इसका एक पोर्शन मतलब 15% एक पोर्शन ही डिडक्ट करते हैं। तो बेसिकली मुझे तुमको पता है ये बोल के क्या फीलिंग देना था कि इस वर्किंग में हम लोग क्या हिसाब लगा रहे हैं कि ब्लॉक पे अपना कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, नेट कितना खर्च हुआ है। ये देखो नेट कितना स्क्रीन पर देखो खर्च हुआ है, क्योंकि मुझे खर्चा मेजर करना है। हम लोग ये जो डिडक्शंस पढ़ते हैं ना, डिडक्शन का बेसिक है एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट वी हैव टू मेजर आवर एक्सपेंडिचर। तो सी बिगड़ते के फॉर्मेट बोले, सबसे पहले क्या सोचना चाहिए, जो पुरानी मशीन है उसका ओपनिंग WDV लिखो, और ओपनिंग WDV बोलने का नहीं, उसमें फील करने का कि पुरानी मशीन की बची हुई कॉस्ट है। ओरिजिनल कॉस्ट में से कुछ तो डेप्रिशिएशन का माइनस कर चुके हैं, ये बची हुई कॉस्ट है, मतलब ये अपना एक्सपेंडिचर बचा हुआ है। फिर नया एक्सपेंडिचर और इंकर किया तो वो ऐड हो जाता है परचेज। फिर थोड़ा बहुत पैसा रिकवर हो गया तो अपना एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। इस तरह से पता चलता है लास्ट में, ये देखो कि अपना नेट कितना एक्सपेंस हुआ है ब्लॉक पे, लेकिन उसको पूरा एक झटके में इधर माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एसेट्स है, तो उसका थोड़ा थोड़ा करके माइनस करना होता है। मैंने बोला डेप्रिसिएशन तो बहाना है, एसेट की कॉस्ट को घटाना है, लेकिन इधर एसेट की कॉस्ट 12 लाख हो गई, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके घटाएंगे। 15% लिया है क्योंकि मशीनरी का एग्जाम्पल था इसलिए। ओके नाउ टेल मी, ये 1,80,000 माइनस हो गया ना। अब पता है क्या सोचना चाहिए, चलो 12 लाख की कॉस्ट में से 1,80,000 का तो डिडक्शन मिल गया, अब कितना बचा है। सेंटेंस फील करो, समझेगा क्या बोला। चलो 12 लाख की कॉस्ट में से 1,80,000 का तो डिडक्शन मिल गया, तो अब कितना बाकी है। 12 लाख में से 1,80,000 गया तो 12 लाख में से 1,80,000 गया तो 10,20,000। तो ये 10,20,000 नेक्स्ट ईयर माइनस करेंगे। तो एसेट्स लोग का तो रिवाज ही है थोड़ा थोड़ा करके डिडक्शन लेने का। एसेट्स पे अपना खर्चा होता है, लेकिन वो कॉस्ट एक झटके में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके माइनस करते। तो 12 लाख में से फिलहाल 1,80,000 माइनस हो गया, तो बचा कितना, 10,20,000। तो ये देखो 10,20,000 है ना, ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग WDV की तरह ट्रीट होगा। क्या 10,20,000 को क्या बोले नेक्स्ट ईयर ओपनिंग WDV। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन कुछ हम लोग परचेज करेंगे तो अपना कॉस्ट बढ़ जाएगा, एंड कुछ बेचेंगे तो अपना कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, एंड फिर पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर अपना कॉस्ट क्या है। अरे मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फॉर्मेट में पढ़ाने ऐसा कुछ नहीं है, प्लस माइनस सबको समझता है यार, लेकिन फीलिंग ये डालना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आगे कोई कोई बड़ी बड़ी चीज तुम लोग को डाइजेस्ट होगी। तो क्या कॉन्सेप्ट बताना है कि अपने ब्लॉक में मेजर करने का कितना पैसा जा रहा है और कितना आ रहा है। आ कहाँ से रहा है, बेच देते हैं तो पैसे आ जाते हैं ना, एंड फिर उसमें से कुछ पोर्शन इस साल माइनस कर देते, बैलेंस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग WDV बन जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर वही ऐड परचेज लेस सेल करते रहो, और ये सिलसिला चलते रहता है। ओके नाउ ये एग्जाम्पल में एक ट्विस्ट आएगा, देखो अभी अज्यूम करो कि हम लोग ने ना, एक सेकंड ना, ये जो मशीन ली थी ना, इट वॉज पुट टू यूज फॉर 100 days, और ये जो मशीन थी ना, दिस वॉज पुट टू यूज फॉर 300 days। साल में 365 दिन होते हैं ना, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि एक मशीन का पुट टू यूज कितने दिन हुआ, 100 days के लिए, और एक मशीन को मैंने 300 दिन पुट टू यूज किया था। अरे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक रूल है ना, लेस देन 180 days पुट टू यूज हुआ तो हाफ ईयर डेप्रिसिएशन मिलता है,
तो अब ये नॉलेज कैसे यूज करोगे इधर? अरे एक तरफ एक ऐसी मशीन है जिसका यूज सिर्फ लेस देन 180 डेज है, और एक ऐसी मशीन है जिसका पुट टू यूज सिर्फ फॉर मोर देन 180 डेज। अरे तो क्या करना है? टेल मी। मैं ये पुरानी मशीन के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, मालूम है, क्योंकि 180 डेज का रूल इज ओनली इन द ईयर ऑफ परचेज। पहले से पढ़ाया था ना, इट इज ओनली इन द ईयर ऑफ परचेज 180 डेज चेक करते हैं। तो ये जो रेड वाली मशीन है ना, ये मशीन अभी परचेज की है ना, और जब परचेज होते हैं ना तब अपने 180 डेज का नाटक करते हैं। तो सी, अब ऐसे में पता है क्या बोलना चाहिए? देख भाई, एक 180 डेज से ज्यादा है, एक लेस देन 180 डेज से, लेकिन आखिर है तो एक ही परिवार के सदस्य, तो उनको एक ही ब्लॉक में शामिल करके रखना पड़ेगा। क्योंकि सी, एक बार ब्लॉक बनता है ना तो क्या बोलना चाहिए? हम साथ साथ है। फिर हमारे परिवार में कोई गेड़ा है, कोई अच्छा है, जैसा भी है, एक साथ साथ रहते हैं ना। तो इन लोग के परिवार में एक टेढ़ा मेढ़ा आदमी कौन आया? लेस देन 180 डेज वाला कलंक लग गया ना एक। लेकिन है तो हमारे परिवार का सदस्य, जैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, बोलते हैं ना। तो ये भले लेस देन 180 डेज वाला अपने को पसंद नहीं है क्योंकि हाफ ईयर होता है ना उसमें, लेकिन जो भी अपनी फैमिली का है, तो उसलिए देखो मैंने क्या किया, उसको ब्लॉक में शामिल कर दिया है, देखो। और एक बार मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये जो लेस देन 180 डेज वाला था ना, ये 2 लाख का था। अरे ये कॉस्ट है उसकी। और ये 300 डेज जिसका पुट टू यूज था ना, ये 4 लाख उसकी कॉस्ट है। अरे मैंने ये उसकी कॉस्ट अज्यूम की है। टोटल चेक करो कितना है। टोटल ये 2 लाख है, ये 4 लाख है, टोटल तो 6 लाख है ना। तो ये देखो मैंने 6 लाख ही डाला है। अरे इन शॉर्ट, पहले तो चाहे 180 डेज और मोर हो के लेस हो, जैसा भी अपने फैमिली का ही है ना, तो उसको ब्लॉक में शामिल कर दो। लेकिन लास्ट में क्या करेंगे मालूम है? ये देखो लास्ट में, ये देखो इसके अंदर 12 लाख के अंदर दोनों घुसे हुए हैं ना। कौन दोनों? 100 डेज वाला भी, 300 डेज वाला भी। फिर बाद में क्या करना पड़ेगा लास्ट में? लास्ट में अपने को है ना, ये जो स्क्रीन पर देखना है, लेस देन 180 डेज वाला है ना, उसको कोने में लेके चमाट मारना पड़ेगा। कोने में लेके चमाट मारना पड़ेगा। चमाट मतलब लेस देन 180 डेज वाले हाफ ईयर। अरे आधे साल का ही मिलता है ना यार। गवर्नमेंट क्या चाहती है? 180 डेज और मोर यूज करो। लेकिन अपने फैमिली में एक टेढ़ा आदमी आ गया है जो लेस देन 180 डेज है, तो पहले तो क्या बोलना चाहिए? जैसा भी देखो है तो हमारे फैमिली का है ना, तो उसको ब्लॉक के अंदर डाल दो। लेकिन पूरा ब्लॉक बना के स्क्रीन पर देखो, जब लोग लास्ट में यहां पहुंचते हैं ना, तब अपने को क्या करना चाहिए? उस टेढ़े को कोने में लेके चमाट मारने का। कोने में कैसे लेने का? देखो मैं कोने में लेके बताता हूं। ये देखो, कोने में लेने का मतलब ये देखो, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। कितना है अमाउंट? क्या है उसका? ये देख। अरे ये जो अपना लेस देन 180 डेज वाला है ना, जिसको चमाट मारने का है, उसका कॉस्ट क्या दिया था मैंने? 2 लाख। एंड डू एग्री वो 2 लाख इसके अंदर शामिल था? ये 6 इन दोनों को मिला के तो है, 2 और 4 को मिला के। तो ये 2 लाख को अपने अलग कर देंगे, उसको बोलेंगे चल साइड में आ, तेरी पिटाई होगी अभी। और पिटाई मतलब क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई बाय 15% डेप्रिसिएशन तो है, और उसको हाफ करेंगे। आधे साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा ना, और आधा साल मतलब हाफ हो गया, या फिर इंटू 6/12 मतलब हाफ ईयर हो गया ना। एंड फिर बचा हुआ अमाउंट कितना है? एक से ना, बची हुई अमाउंट जो थी ना, बची हुई अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग? इसको फुल ईयर देंगे। बचा हुआ अमाउंट कितना? 10 lakhs। इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। तो अमाउंट बता कितना आया? कैलकुलेट करो बराबर से। ये देखो आंसर क्या आ गया। इसका आंसर क्या आया? 2 लाख का 15%, उसका हाफ ईयर मतलब कितना? 15,000। और इसका 15% के हिसाब से फुल ईयर है, हाँ? तो कितना? 1,50,000
50,000। सी 10 लाख के अंदर मैंने ये बॉदर नहीं किया ये कौन है, कौन मतलब जूना पुराना 180 डेज से मोर वाला, क्योंकि सी एक बार ब्लॉग बनता है ना तो पुराना वाला नया वाला ये वाला वो वाला ऐसा बात नहीं कर देगा। ब्लॉग में क्या तू मैं ये वो नहीं होता है, ब्लॉग पूरा एक ही चीज है। ये तो हमने सुनो ये भी हमने जो किया है ना स्क्रीन पर देखो ये भी हमने थोड़ा है ना ब्लॉग के खिलाफ जाके किया है। सी ब्लॉग का उसूल क्या बोलता है, हम साथ साथ है वो एक जुट करके एक ही चीज है। लेकिन क्या करें, लेस देन 180 डेज के रूल की इज्जत भी तो करनी पड़ती है ना, तो उसकी खातिर हमने ब्लॉक को तोड़ा, तोड़ के क्या किया उसको कोने में लेके चमाट मार दिया। लेकिन एक्चुअली वो भी हमने ब्लॉक के उसूल के खिलाफ किए, कि ब्लॉक में हम क्या बोलते हैं पूरा ब्लॉक एक ही चीज है, तो एक चीज को एक ही रहने का ना इकट्ठा। लेकिन क्या अपने ब्लॉक के अंदर एक टेढ़ा एसेट आ गया ना लेस देन 180 डेज, तो उसको अलग करके कोने में लेके चमाट मारना पड़ेगा। लेकिन उसको अलग करो, बाकी 10 लाख में ये बॉदर मत करो कि नई वाली मशीन है पुरानी वाली जो भी है, नई पुरानी तू मैं ये वो थोड़ी होता है, पूरा ब्लॉक एक ही चीज है, तो पूरे पे फुल ईयर डेप्रिसिएशन आएगा। खाली वी हैव टू स्प्लिट विच फिगर, द वन विच इज लेस देन 180 डेज। अरे इन शॉर्ट मैंने क्या पढ़ा है मालूम है तुम लोग को, सी पहले मैंने तुमको बेसिक फॉर्मेट पढ़ा दिया था, फिर मैंने बताया कि अगर ब्लॉक के अंदर कोई एक आध ऐसा एसेट आ गया जो लेस देन 180 डेज है, तो पहले तो उसका ब्लॉक में स्वागत ऐसे करो कि जैसे कि वो अपने फैमिली का हिस्सा है ना, तो लेस देन 180 डेज से मोर है कि उसकी परवाह भी मत करो, ब्लॉक में ले लो, पहले ले लो मतलब इधर ये परचेज में डाल दो। लेकिन पूरा ब्लॉक बनने के बाद है ना माइंड में रहना चाहिए भाई इसके अंदर लेस देन 180 डेज वाला घुसा हुआ है, तो उसको कोने में लेके चमाट मारो। कोने में लेने का मतलब ऐसा स्प्लिट कर देने का, देखो मैंने किया था ना, उस पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा और जो बैलेंस मिला है उसका फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। अरे तो फॉर्मेट हो गया है। अब सुनो, इसमें कोई लोग डाउट पूछते हैं ये सेल प्राइस को लेके कि सर ये अगर 1 लाख के बदले ये होता तो, इसके बदले अगर ये फिगर होता तो, ये सब बताऊंगा, सब कुछ कवर करने वाला हूं। लेकिन फिलहाल मेरा मकसद था, क्या था मकसद, कमॉन हिम्मत रहो कमॉन, फॉर्मेट सीखना था डेप्रिसिएशन का। मैंने पता है तुम लोग को आज आने के बाद क्या चालू किया, बताओ ये देखो इधर देख के बताओ। डेप्रिसिएशन की थियरी में लास्ट लेक्चर में सिस्टम पढ़ा गया था, उसके बाद क्या था अमाउंट, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मेट सिखाया। तो बताओ इसका फॉर्मेट क्या था, देखे बिगर बोलो। पहले पुराने एसेट्स की, ऐसे बोलना चाहिए, पहले पुराने एसेट्स की ओपनिंग WDV ले लो, फिर ऐड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। अरे एक्चुअली पता है परचेजेस को इधर दिखाना ही 2 पार्ट में चाहिए, 180 डेज और मोर वाला, एक सेकंड गलत हो गया, पहले ओपनिंग WDV लिखा फिर ऐड परचेज, फिर परचेज को मैं बोल रहा था 2 पार्ट में दिखाओ, 180 डेज और मोर वाला और लेस देन 180 डेज वाला। अलग अलग दिखाएंगे तो अपने लिए इजी रहेगा, कि लास्ट में अपने को लेस देन 180 डेज वाले को कोने में लेके चमाट मार देना, तो पहले प्रेजेंटेशन में अलग अलग दिखाओ ना। तो ये देखो ये ओपनिंग WDV हो गया, फिर 180 डेज और मोर वाला परचेज, फिर लेस देन 180 डेज वाला परचेज, फिर टोटल आ गया। फिर क्या करना चाहिए, एक आध कोई एसेट ब्लॉक में से बिका है तो उसका क्या माइनस करते बताओ, सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। एंड फिर जो आंसर आया ना उसमें से अपने को लेस देन 180 डेज वाले को कोने में लेके चमाट मारना है, मतलब उसको स्प्लिट करना है, उस पे हाफ ईयर और बैलेंस पे फुल ईयर। तो ये सीख लिया। अब सुनो, अमाउंट और डेप्रिसिएशन के बाद अगली थियरी क्या है, सेल ऑफ एसेट। लेकिन तुम लोग सुनो, मैंने बातों बातों बोला कि अपने को परचेजेस 2 पार्ट में दिखाने का, ये बोलना मत है ये बात। ये देखो ये रहा परचेज, इधर लिखते टाइम ही है ना 2 पार्ट में दिखाना चाहिए। कैसे, 180 डेज और मोर और लेस देन 180 डेज। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को ऐसे क्यों एडवाइस करना पड़ता, ताकि क्या है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो, एकदम सिस्टमेटिक बनाने के लिए 2 पार्ट में दिखा देना चाहिए। ओके नाउ टेल मी, सुनो नई थियरी चालू हो रही है अभी, सेल ऑफ एसेट्स।
नेक्स्ट थियरी क्या था? सेल ऑफ एसेट। समरी मत भूलना, अगली थियरी में इसके हिसाब से आ रहा हूं। सेल ऑफ एसेट ये चालू हो रहा है, ये नहीं तो क्या नींद के नशे में लगे अचानक क्या चालू हो गया? मैंने फॉर्मेट पढ़ा दिया ये वाला। अब क्या चालू कर रहा हूं? सेल ऑफ एसेट्स की थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट। कम ऑन, हिम्मत रहो, कम ऑन। सेल ऑफ एसेट की थियरी चालू हो रही है। तो लुक, इसका मेरे को आंसर देना। ये देखो, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था वो सेम एग्जांपल है। ये देखो, अपना ब्लॉक है, उसमें 3 पुरानी मशीन्स थी, 2 नई मशीन है, फिर टोटल 5 मशीन का ब्लॉक एक था। फिर मैंने क्या अज्यूम किया था? क्या अज्यूम किया था बताओ? उसमें से एक मशीनरी को हमने बेच दिया था, सोल्ड, एंड फिर उसका मैंने वर्किंग कुछ इस तरह से बनाया था ना, है ना? ओके, वर्किंग वापस देखो ना, एक अच्छा चीज मेरे को बताना तुमको इसमें। इस वर्किंग में पहले ओपनिंग डब्ल्यू लिखा, ओपनिंग डब्ल्यू, फिर ऐड परचेजेस, फिर सेल्स में हम लोग ने सेलिंग प्राइस लिखा, फिर इसके ऊपर हम लोग ने क्या किया? डेप्रिशिएशन कैलकुलेट किया ना। और वो लेस देन 1 डेज वाला तो स्प्लिट करके करना पड़ता है। लेकिन अब सुनो नया पॉइंट, ये जो मशीनरी हमने बेची है, दिख रही है ये मशीन हमने बेची है, इसके प्रॉफिट और लॉस का क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू रहा, प्लीज सुनो ना। हमने जो एक मशीन बेची है ना, स्क्रीन पर देखो, इसको बेचा, इसको देखो, ये इस मशीन को बेचा है, तो इसके बेचने के प्रॉफिट और लॉस का क्या? हमने बचपन से अकाउंट्स में सीखा हुआ है, जब कभी भी कोई एसेट बेचते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस का फैसला करो। प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो पीएनएल डेबिट साइड। चलो, इनकम टैक्स में पीएनएल अकाउंट ही बनाते, लेकिन इनकम टैक्स में 5 वर्ड्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपिटल गेन्स, और एसेट बेचने का कैपिटल गेन्स बनता है। तो चलो, इधर पीएनएल अकाउंट टर्म्स में बात नहीं करना, लेकिन कैपिटल गेन्स टर्म्स में तो बात करना पड़ेगा ना। तो ये तो परंपरा है, चाहे अकाउंट्स हो के टैक्स हो। अगर कोई एसेट बेचा तो उसके प्रॉफिट लॉस का फैसला करने का, तो एसेट अपने को पड़ा कोई अलग अमाउंट पे होता है, उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया होता है, और बेचते हैं तो कुछ अलग ही प्राइस मिलता है। तो सुनो, मेरा क्वेश्चन क्या है अभी भी, ये जो मशीन बेची है ना मैंने, इसके प्रॉफिट लॉस का क्या? इस पे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसका क्या करेंगे? उसी लोग क्या बोलते हैं, हाँ सर इसका प्रॉफिट और लॉस है, वो कैपिटल गेन्स में आएगा। तो सी कैपिटल गेन्स बोलने में गलत नहीं है, लेकिन पता है इधर गलत चीज क्या बोला बच्चे ने? इस पे प्रॉफिट और लॉस आना ही नहीं चाहिए। ये देखो, ये जो मशीन बेची है ना, इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है। एक मशीन बेचा है ना हमने, तो उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट ही नहीं होगा। वी विल सिंपली इग्नोर द प्रॉफिट और लॉस। क्यों मालूम है क्यों? सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत कीमती सेंटेंस है, सुनो जल्दी। तो ये जो मशीन मैंने बेची है ना, इसके प्रॉफिट और लॉस को अपने को कैलकुलेट करना ही नहीं है, क्योंकि सुनो, ऐसा डायलॉग सुनो मेरा, इतने बड़े ब्लॉक में से एक मशीन चली भी गई, उससे क्या फर्क पड़ा? ब्लॉक पहले भी था, अभी भी है, और जो चीज पहले भी थी अभी भी है, तो उसको सेल ही मत गिनो। और न गिनेंगे उसको सेल, न बातें होगी प्रॉफिट लॉस की। माना कि एक मशीन को हमने बेचा है, लेकिन एक मशीन को बेचा ना, एक ब्लॉक में कितने एसेट्स है? 5। तो 5 मशीन में से एक चली भी गई, तो फिर भी ब्लॉक का अस्तित्व अभी भी कायम है। सी तुम लोग भूलो मत, हम लोग 4 एसेट, 5 एसेट, 6 एसेट, एसेट वाइज नहीं गिनते। हम लोग पूरे झुंड को, पूरे ब्लॉक को एक ही वस्तु गिनते। तो वो ब्लॉक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच। ये देख, ब्लॉक पहले 5 एसेट्स का था, अभी 4 एसेट्स का हो गया है। लेकिन 5-4 क्यों देखने का? ब्लॉक पहले भी था, अभी भी है, और जो चीज पहले भी थी अभी भी है, तो उसको सेल गिनना ही नहीं चाहिए। और न गिनेंगे उसको सेल, ना बात होगी प्रॉफिट लॉस की। मतलब इन शॉर्ट, अगर कोई पूछे ना कि सर ये जो हमने मशीनरी बेची है ना, उसके प्रॉफिट और लॉस का क्या?
तो उसको क्या बोलना चाहिए, इग्नोर। और उसको बोलना चाहिए किस बात का प्रॉफिट लॉस, कहाँ सेल हुआ है, एक मशीन गई है तो उससे क्या फर्क पड़ गया, ब्लॉक तो पहले भी था अभी भी है, और हम लोग ब्लॉक को एक अलग नजर से देख रहे कि वो एक चीज है, वो अब अंदर की चीजें है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ चलो ऐसा होता ना पूरा का पूरा ब्लॉक बिक जाता, क्या बोला, अगर ऐसा होता ना, कैसा कैसा होता बताओ। ये देखो स्क्रीन पर देखो, इसको भी बेच दिया, इसको भी बेच दिया, बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। अरे एवरीथिंग इज सोल्ड, एवरीथिंग सोल्ड। तब हम लोग बोल सकते थे, क्या बोल देना चाहिए, आज तक ये ब्लॉक हुआ करता था, अब वो चल बसा, फिर अपने को ब्लॉक की कमी महसूस हो रही है, तब हम लोग सेल का हुआ मचाएंगे, सेल हो गया, सेल हो गया, कहाँ गया ब्लॉक, कहाँ गया, एक ब्लॉक था ना, कहाँ गया, बिक गया। तब हम लोग उसको सेल ट्रीट करके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज अ यूनिक टेक्नोलॉजी इन ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। तो वापस सुनो क्या बोला, ये पूरा सेंटेंस रट लेना। ब्लॉक में एक आध एसेट को बेचा ना, तो उस बेचने को बेचना नहीं बोलते। तो एक आध एसेट गया तो गया, फर्क क्या पड़ा, ब्लॉक तो पहले भी था अभी भी है, और जो चीज पहले भी थी अभी भी है तो उसको सेल ही नहीं गिनने का, न गिनेंगे उसको सेल, न बातें होगी प्रॉफिट लॉस की, यानी कि वी डू सिंपली इग्नोर दी प्रॉफिट और लॉस। हाँ अगर ब्लॉक का एक को एक एसेट बेच दिया ना, तब हम लोग बोलेंगे हाय राम, आज तक ये ब्लॉक हुआ करता था, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, वे मिस यू ब्लॉक। और अभी कोई चीज को मिस करते हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए, बिक गया। तब सेल का हुआ मचाओ, फिर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा, फिर कैपिटल गेन्स कैपिटल लॉस की बातें उठेगी। ये चीज इनकम टैक्स में ही होती है। यू नो वन थिंग, अकाउंट्स में हम लोग इंडिविजुअल एसेट सिस्टम फॉलो करते हैं। माना कि फाइनल अकाउंट्स बनाते ना हम लोग बहुत हो रहे ना, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, क्या पता तुम लोग को शेड्यूल 6 फाइनल अकाउंट्स का कोई नॉलेज है कि नहीं। अकाउंट्स में माना कि हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, लेकिन उसको लिटरली ऐसा मत समझो कि ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम है। असली मायने में तो अकाउंट्स वाले इंडिविजुअल एसेट सिस्टम फॉलो करते हैं। तभी तो पता है अकाउंट्स में परंपरा है, एक एसेट बेचा ना चालू हो जाने का, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो पीएनएल डेबिट साइड, हर एक एसेट की सेल पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं इन अकाउंट्स, बिकॉज इन अकाउंट्स वी फॉलो इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। मतलब इधर भी सुनो, स्क्रीन पर देखते हो जल्दी, अगर ये पांचों एसेट है ना, ये पांचों एसेट, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं अभी, वो ब्लॉक को देखो अलग रूप दे रहा हूं। ये 5 एसेट अगर अलग अलग रहते हैं, अरे मैं किसकी ड्राइंग बना रहा हूं, ये देखो इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। अगर मैं इंडिविजुअल एसेट सिस्टम फॉलो करता तो क्या होता वो बता रहा हूं। सी ब्लॉक में मैंने डायलॉग क्या मारा था, हम साथ साथ है, लेकिन इंडिविजुअल ने क्या बोलना चाहिए, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, तू तेरा मैं मेरा, तू तेरा संभाल मैं मेरा संभालता हूं। मतलब ये देखो, ये पांचों एसेट है ना, इस तरह से अलग अलग जीते हैं ना, किसी को किसी की बड़ी नहीं है, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूं। अरे हर एसेट को हम लोग सेपरेट एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए पता क्या होता है, ये देखो स्क्रीन पर देखना, कल को इस एसेट को हमने बेच दिया ना, ये देखो इसकी अगर सेल हुई तो हम लोग सेल का हुआ मचा लेते, अरे ये एसेट था अभी नहीं है, कहाँ गया, बिक गया, हाय राम सेल हो गया, सेल हो गया, सेल हो गया। फिर सेल का हुआ मचा के प्रॉफिट लॉस तुरंत निकाल देते हैं। फिर कल को ये दूसरे वाले एसेट को भी बेचा ना, तो सेल का हुआ मचा, और एक एसेट था किधर गया, बेच दिया, ओ सेल हो गया, सेल हो गया, सेल हो गया, प्रॉफिट लॉस निकालो। मतलब ईच एंड एवरी सेल पे प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ता है, दैट इज इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। याद कर, मैंने गए लेक्चर जाते आते यही तो बोला था, गए वीडियो में मैंने क्या बोला था, ब्लॉक सिस्टम और इंडिविजुअल एसेट सिस्टम में ना एक सबसे बड़ा फर्क है जो तुमको सेल की थियरी में पढ़ाऊंगा। तो पढ़ा दिया मैंने, बताओ इंडिविजुअल एसेट सिस्टम और ब्लॉक सिस्टम में फर्क क्या है, बताओ अभी।
यस, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम में ना हर एसेट अलग अलग जीता है, हर एसेट को अपना अपना दिखता है हम आपके हैं कौन, इसलिए हम लोग हर एक एसेट की सेल पे अलग अलग प्रॉफिट लॉस निकालने बैठ जाते हैं। लेकिन ब्लॉक में तो पूरा फैमिली की तरह रहते हैं, हम साथ साथ है, तो ब्लॉक में से एक आध गया भी ना तो फैमिली टूटी नहीं। अभी भी एक आध एसेट के जाने को हम बेचना बोलते ही नहीं, हम क्या बोलते, एक आध एसेट गया तो क्या है, ब्लॉक पहले भी था अभी भी है, और जो चीज पहले भी थी अभी भी है उसको सेल ही नहीं गिनते। लेकिन सारे एसेट्स बिक गए ना ब्लॉक में से, तब सेल का हुआ मचाते कि हाय राम सेल हो गया सेल हो गया सेल हो गया, तब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते। एक सेंटेंस से बोलूं ना, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन ईच एंड एवरी सेल। ब्लॉक सिस्टम में it is calculated only when the entire block is sold। एक आध आइटम के बेचने को बेचना नहीं बोलते। लेकिन सुनो, अगर कोई ऐसा बोले, ये देखो ये अगर एक मशीन को बेचा, तो मैंने क्या डायलॉग मारा था, एक मशीन को बेचा तो क्या हो गया भाई, एक मशीन गई तो उससे फर्क क्या पड़ा, ब्लॉक तो पहले भी था अभी भी है, तो उसको सेल ही नहीं गिनेंगे। लेकिन ऐसे में कोई पूछ सकता है, नहीं यार जो भी बोल लो सेल तो हुआ है ना यार, कुछ पैसे तो मिले ना, तो उसको क्या बोलना चाहिए, ठीक है एसेट बेचा है लेकिन उसको सेल मत बोल, इट्स मियर रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ये डायलॉग सुना मैं बार बार बोला करूंगा, क्या बोला, एक आध एसेट को बेचा ना तो उस बेचने को बेचना नहीं बोलते, इट्स मियर रिकवरी ऑफ कॉस्ट। मतलब स्क्रीन पर देखो, सेंटेंस का अलग समझेगा, ऐसा मानो कि जिस ब्लॉक पे 13 लाख रुपया उड़ाया था 1 लाख वापस आ गया, लेकिन सेल नहीं हुआ है। एक एसेट गया होगा, पैसा लाया होगा, लाने दे पैसा, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, जिस ब्लॉक पे 13 लाख डाला था 1 लाख वापस आ गया, ब्लॉक की कॉस्ट रिकवर हो गई, लेकिन ब्लॉक की सेल नहीं हुई है। ब्लॉक की सेल तो कब मानी जाएगी, जब सब बिक गया ना, तब बोलेंगे ब्लॉक बिक चुका है, तब हम लोग कैपिटल गेन का माहौल बनाएंगे। लेकिन एक आध एसेट को बेचने को क्या बोलेंगे, इट्स मियर रिकवरी ऑफ कॉस्ट। सी मैं चाहता हूं ये सेंटेंस तुम लोग भी बोलना सीखो, ब्लॉक में एक आध एसेट बेचा तो क्या बोलना चाहिए, इट इज नॉट बेचना, इट्स मियर रिकवरी ऑफ कॉस्ट, कि इतने बड़े ब्लॉक पे इतना ज्यादा पैसा डाला था, थोड़ा बहुत वापस आ गया तो उससे थोड़ा कॉस्ट कम हो गया तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। लेकिन सेल का हुआ तो कम मचाएंगे जब एक को एक एसेट बिक जावे तब। सी अभी भी मैंने ना तुमको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे करना वो नहीं बताया, सुनो ध्यान से। ये देख, बच्चों को 2 चीज पढ़ानी पड़ती है, व्हेन टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, हाउ टू कैलकुलेट। सुना ध्यान से सुन, क्या बोला, बच्चों को 2 चीज पढ़ानी पड़ती है, बच्चों सुनो, व्हेन टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ टू कैलकुलेट। हाउ वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, व्हेन। तो आंसर व्हेन का आंसर व्हेन, अंडर इंडिविजुअल एसेट सिस्टम प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन ईच एंड एवरी सेल, व्हेन on each and every sale, when on each and every sale। Under a block of asset system, profit or loss is calculated when the entire block is sold, when the entire block is sold, when सिखाया। अब मुझे बताना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट। और एक बात, कितने लोग बोलते हैं सर इंडिविजुअल एसेट सिस्टम का बात कर ही क्यों रहे हो, क्यों नहीं करूं, माना कि पूरा भारत ब्लॉक सिस्टम में कवर्ड है, लेकिन भारत में जो पावर यूनिट्स होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, वो लोग अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते तो दे आर गवर्न्ड बाय, ये देख, इंडिविजुअल एसेट सिस्टम। तो मैं इंडिविजुअल एसेट सिस्टम के लिए जो कुछ भी बोल रहा हूं ना, ऐसे मत सोचो काम का नहीं, अपने काम का है। हाँ, माना कि मोस्ट ऑफ द असेसीज, मतलब मेजॉरिटी कंट्री को ब्लॉक सिस्टम से चलना पड़ता है, लेकिन एक आध पावर यूनिट ने अगर कोई स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया तो उन लोग के लिए ये सिस्टम भी तो जानना चाहिए ना यार। और इस सिस्टम में यूनिक क्या है, ईच एंड एवरी सेल पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का। ओके